तो वर्जन 2 में कितने बदलाव करने चाहिए, कितने चेंजेस करने चाहिए, इसमें एक बहुत खास एग्जाम्पल दिया है जो गूगल और एप्पल अगर हम एक साथ देखते हैं दोनों को तो ही समझ में आएगा। इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप मतलब खुद से क्वेश्चन पूछिएगा कि आप किस कंपनी को ज़्यादा बेहतर मानते हैं, गूगल को कि एप्पल को, और क्यों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में, हाउ टू बिल्ड अ प्रोडक्ट। और हम लोग सीख रहे हैं टोनी फेडल से, जिन्होंने आईफोन के साथ एप्पल के साथ काम किया है। और फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं जब किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो उस डेवलपमेंट के प्रोसेस में कैसे जान आए। हम लोग खुद दो ऐप्स बनवा चुके हैं, तीसरा ऐप बन रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो हम अभी सीखने वाले हैं। क्या चीज़? हार्ट बीट एंड हैंडकफ्स। अच्छा, बहुत से बच्चे स्कूल्स कॉलेज जाते हैं और आजकल जब से ऑनलाइन का ज़माना आ गया है तो बच्चों को लगता है ये चीज़ उनके लाइफ में नहीं होनी चाहिए। क्या चीज़? हार्ट बीट्स एंड हैंडकफ्स। बच्चों को लगता है कि ये कंस्ट्रेन है, ये ज़बरदस्ती का स्ट्रेस है। लेकिन जो कोई सीरियसली स्टडी करना चाहेगा, जैसे कि मैं और मेरे साथ जितने भी हमारी जनरेशन के बच्चे थे, वो जब कोचिंग ज्वाइन किया करते थे तो वो इसीलिए ज्वाइन करते थे ताकि उनको ये चीज़ रहे उनकी लाइफ में। क्या चीज़? हार्ट बीट एंड हैंडकफ्स। हमने देखा है बहुत बार, अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन करते हैं तो हम लोग उस ज़माने कहा करते थे टेम्पो नहीं होता, एक रिदम नहीं होता पढ़ाई का, तो सब कुछ कोचिंग पढ़ा नहीं देती, लेकिन उसकी वजह से हमारी लाइफ में ये चीज़ होती है। क्या चीज़? हार्ट बीट एंड हैंडकफ्स। फाइनली आपने V1 तैयार कर लिया, यहाँ पर हम लास्ट पहुँचे थे। V1 तैयार कर लिया और होपफुली आपका V1 वर्जन 1 प्रोडक्ट का ऐसा है कि पब्लिक उसको खरीदना चाहेगी। अब आगे देखते हैं। तो जब आप पहली बार अपना प्रोडक्ट बना करके पब्लिक को दे देंगे, V1 दे देंगे, वर्जन 1 दे देंगे, और आप उम्मीद करेंगे कि पब्लिक उसको पसंद करे, और कुछ ना कुछ लोग हमेशा पसंद करेंगे। बताइए क्यों या कौन? वो जो अर्ली एडेप्टर्स। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ लोग उसको पसंद करेंगे, और फिर आपको एक नया हार्ट बीट मिल जाएगा, एक नया रिदम मिल जाएगा। कौन सा? अब नेक्स्ट वर्जन जो आप लाएंगे उसके बारे में। फर्स्ट वर्जन देने के बाद तुरंत आपको जुट जाना है किसके लिए? नेक्स्ट वर्जन के लिए। और एक बार आप किसी बड़े मार्केट में हैं तो आपका जो वर्जन 2 है उसको खाली आप इंटरनली अपने हार्ट बीट से, अपने रिदम से कंट्रोल नहीं करोगे, आपके कॉम्पिटिशन्स भी कुछ न कुछ काम करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए आपको अब डबल ड्राइव रहेगी। बाहर से कंपटीशन पुश कर रहा है और अंदर से आप अपने V2 के लिए एक डेट डिसाइड कर रहे हैं। अब वर्जन 2 लेके आ रहे हैं आप लोग। तो वर्जन 2 में कितने बदलाव करने चाहिए, कितने चेंजेस करने चाहिए, इसमें एक बहुत खास एग्जाम्पल दिया है जो गूगल और एप्पल अगर हम एक साथ देखते हैं दोनों को तो ही समझ में आएगा। इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आप मतलब खुद से क्वेश्चन पूछिएगा कि आप किस कंपनी को ज़्यादा बेहतर मानते हैं, गूगल को कि एप्पल को, और क्यों। आप गूगल और एप्पल दोनों के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, राइट? दोनों में से किसको ज़्यादा बेहतर मानते हैं आप? मैं तो गूगल को। आप गूगल को, आप एप्पल को। इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट किसको ज़्यादा वैल्यूएबल मानता है? किसको? एप्पल को। एप्पल दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी है, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो भी थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स हैं उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। क्यों? ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, और फिर आप इस क्वेश्चन को, रिदम को, हार्ट बीट को अच्छे से समझ पाएंगे। टोनी कहते हैं जस्ट बी केयरफुल। अगर आप कोई चीज़ डिजिटल बना रहे हैं, जैसे कि कोई ऐप या कोई वेबसाइट या कोई पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप लिटरली किसी भी दिन, किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। आप चाहें, आपके पास अगर मैन पावर है और आइडियाज़ हैं, तो आप अपने ऐप में, वेबसाइट में फीचर्स ऐड कर सकते हैं किसी भी हफ्ते। क्या सुना आपने? आप अपने ऐप में, वेबसाइट में किसी भी दिन कोई भी चेंज कर सकते हैं। और मैंने किया भी था। एक बार मैं पहुंचा था, शायद खजुराहो गया था, और वहाँ पर मैंने अपने ऐप डेवलपर को कहा कि मुझे ये नए नए फीचर चाहिए और मुझे अगले हफ्ते ही चाहिए, तो उसने कोशिश कर करके चेंज कर दिया।
फिर अगले हफ्ते मैं उसके पीछे पड़ गया। तो जब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, तो आप कोई भी चीज़ कभी भी बदल सकते हो। और अगर आप चाहें तो आप अपने पूरे ऐप का रीडिज़ाइनिंग कर सकते हैं हर महीने। लेकिन जस्ट बिकॉज आप उसको बदल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसको बदलना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बड़ा रिलेवेंट नहीं लग रहा होगा, पता है? आप थोड़ा सोचिए, अभी क्या कहा टोनी ने? जस्ट बिकॉज आप अपना ऐप को बदल सकते हैं डजेंट मीन कि आप उसको बदल दें। आपकी कंपनी का जो चेंजेस होता है, रिदम होता है, वो इतना जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर एक कोई टीम किसी प्रोडक्ट को, किसी ऐप को बार बार बदल रही है, जो कस्टमर्स होते हैं वो ट्यून आउट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ट्यून आउट, बाहर निकल जाते हैं। उनके पास टाइम नहीं है ये सीखने के लिए कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से काम कैसे करता है। और ऑब्वियसली जब यही नहीं सीख पा रहे हैं कि कैसे काम करता है, तो उस प्रोडक्ट को मास्टर कैसे करेंगे? और जब तक उन्होंने थोड़ा बहुत सीखा आपके ऐप के बारे में, आपके वेबसाइट के बारे में, आपका वेबसाइट फिर से बदल गया। आप गूगल को देखिए, उसका हार्ट बीट क्या है? दो चीज़ें हैं उसकी हार्ट बीट में, एक तो इरेटिक है और दूसरा अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब बेतुका है, कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या होगा। और ये चीज़ गूगल के लिए काम करता है अक्सर। अगर गूगल चाहता तो इसको और बेहतर कर सकता था अपने रिदम को, अपने हार्ट बीट को ठीक करके। गूगल के पास खाली एक बड़ा इवेंट है, अपने हार्ट बीट को कह सकते हैं बिग एक्सटर्नल हार्ट बीट, जिसमें कि सारे के सारे डेवलपर्स को, पूरी दुनिया को वो गैदर करते हैं, एड्रेस करते हैं। उसको बोलते हैं गूगल I/O। और ज़्यादातर उनकी जो टीम होती है वो बॉदर भी नहीं करती है कि इसमें अलाइन करना है कि नहीं करना है। गूगल में ऐसा देखा गया है, वो कभी भी कुछ भी लॉन्च कर देते हैं, कभी भी लॉन्च कर देते हैं और कुछ भी लॉन्च कर देते हैं पूरे साल भर में। और कभी कभी तो उस लॉन्चिंग के पीछे प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है, और कभी कभी तो कोई स्ट्रैटेजी होती नहीं, बस मेल कर देते हैं कि ये नया चीज़ आ गया, देख लो। इसका मतलब समझते हैं? वो अपने कस्टमर्स के साथ कायदे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब थोड़ा देखिए, हम लोग सब यूट्यूब के प्रॉपर कस्टमर्स हैं, हम लोग यूज़ भी करते हैं और हम उसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन हमको बताता कौन है यूट्यूब के बारे में? जो नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, कोई नहीं बताता। हमको दूसरे यूट्यूबर्स बताते हैं। आज एप्पल में नया वर्जन आने वाला है, कौन बताता है? एप्पल ही बताता है, अब नया वर्जन आने वाला, खरीद लो। गूगल का कोई नया वर्जन आने वाला है, यूट्यूब का या कोई और ऐप का, कोई नहीं बताता, बस अपडेट डाल दिया, देख लो। अब ये चीज़ अगर गूगल चाहता तो हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए गूगल ने बहुत बड़ी चीज़ की है, पता है? पिछले साल गूगल ने चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर बहुत बड़ी पॉलिसी लेकर आए हैं कि अगर किसी छोटे बच्चे का कोई वीडियो अपलोड करेंगे आप, तो उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी। ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको गूगल ने मिस कर दिया एज एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विथ इट्स यूजर्स, विथ इट्स कस्टमर्स। और यही चीज़ एप्पल अब लॉन्च कर रहा है जो मोबाइल्स, और वो बता रहा है कि हम प्राइवेसी फर्स्ट, प्राइवेसी फर्स्ट, प्राइवेसी फर्स्ट, इसको एड्स, कैंपेन में, मार्केटिंग में खूब खूब अच्छे से प्रमोट कर रहा है। और उसके बाद उसका एप्पल 14 जो फ़ोन आया है उसको यूज़ कर रहा है अपनी ब्रांडिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी यूट्यूब ने, मतलब गूगल ने मिस कर दी। क्यों? क्योंकि उनका हार्ट बीट कमज़ोर है। उनके पास कोई बड़े बड़े इवेंट्स नहीं है जिसमें वो डिसाइड करें कि ये चीज़ हम ये टाइम पर करेंगे और ऐसे करेंगे। कहा जाता है जो अभी लड़ाई चल रही है ना यूक्रेन की और रशिया की, ये केवल आर्म्स, एम्युनिशन की और रॉकेट्स की और ड्रोन्स की, इसकी फाइट नहीं है, ये फाइट ऑफ नैरेटिव भी है। नैरेटिव समझते हैं? एक स्टोरी, एक कहानी। तो जब गूगल में एक टीम कुछ और बोल रही है, दूसरी टीम कुछ और बोल रही है, और बहुत बार दोनों टीम्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, और बहुत बार दोनों को एक साथ में अलाइन करना चाहिए वो इग्नोर कर रही हैं, तो वो लोग क्या चीज़ मिस कर रहे हैं? नैरेटिव मिस कर रहे हैं। गूगल चाहे तो अपने, बिकॉज एक ब्रांड का आइडेंटिफिकेशन बहुत कॉन्शियस होता है। ब्रांड की पहचान, स्टॉक मार्केट में उसकी ग्रोथ, उसको शेयर पसंद करते हैं लोग, वो इन्हीं नैरेटिव से डिसाइड होता है। इसलिए मेरे मन में सवाल उठा कि इतने साल पुरानी कंपनीज हो गई, गूगल भी बहुत पुरानी है और एप्पल भी बहुत पुरानी है, तो फिर क्यों एप्पल सबसे बड़ी कंपनी है दुनिया में? मैं इस क्वेश्चन को पूछ रहा था। दोनों बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो एप्पल इतना ऊपर क्यों है? गूगल फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं है? नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा पूछिए अपने आप से। ऐसे हम लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन मुझे पक्का है
ये सवाल सीईओज के दिमाग में आता होगा, गूगल के सीईओज में और एप्पल के सीईओज में हमेशा क्वेश्चन आता होगा कि आखिर उसका ब्रांड इतना स्टॉक मार्केट में आगे क्यों है। अगर दो बच्चे एक ही क्लास में हैं और दोनों की आंसर शीट में सेम क्वेश्चंस लिखे गए हैं, तो एक बच्चे को 100 में से 100 और एक को 100 में से 50 क्यों मिला है, जब सेम आंसर्स है। इतना डिफरेंस है गूगल का स्टॉक में और एप्पल के स्टॉक में। वो इसलिए बिकॉज एप्पल हमेशा अपने नैरेटिव पर बहुत कॉन्शियसली काम करता है। जब आप नए नए अपडेट्स ला रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ चाहिए, उसको बोलते हैं नेचुरल पॉज। क्या बोलते हैं? नेचुरल पॉज। ये क्या होता है? ये वो टाइम है जब आप अपडेट नहीं लाते हैं, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के साथ यूज टू हो सकें, ताकि रिव्यूअर्स बता सके कि हाँ ये प्रोडक्ट हमने यूज़ किया है, काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छा है, रिव्यू दे सकें। और ताकि जो क्वालिटीज़ या जो अपग्रेड्स आपके अच्छे हैं, आप उसको नेक्स्ट वर्जन में फिर इंटीग्रेट कर सकें। और इसी की वजह से आपकी टीम ये समझ पाएगी कि आपके कस्टमर्स क्या क्या चीज़ें नहीं समझ पाए, कौन सी चीज़ें और सिंप्लीफाई करनी है। इसलिए भी एप्पल का बहुत बड़ा अपडेट नहीं आ रही है। एप्पल जो भी अपडेट लाती है बहुत सोच समझ के और टाइमली लेकर आती है। तो ये तो हो गया, आपको अपडेट को टाइमली करना होगा। अब दूसरी चीज़, आप अपडेट्स को इतना स्लो भी मत कर दीजिए। जो कंपनीज एटम्स के ऊपर काम करती हैं, जैसे हम लोग ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, पैनासोनिक का कैमरा यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं, सोनी है, सैमसंग है, इनके बारे में हमको पता ही नहीं चलता कौन सा अपडेट आ गया है। तो वो बहुत स्लो होता है। और ये इसलिए स्लो होता है क्योंकि एटम्स बहुत स्केरी है। एक बार आपने लॉन्च कर दिया तो दोबारा आप उसको लॉन्च नहीं कर सकते। फूजी फिल्म को देख लो, अब उसका कैमरा दोबारा ठीक नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर भी बैलेंसिंग एक्ट चाहिए। ना ही तो बहुत फास्ट आपको चेंज करना है, ना ही तो बहुत स्लो चेंज करना है। और उस कॉन्टेक्स्ट में एप्पल बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही पावरफुल, क्योंकि ये दोनों कंपनी है, एटम और बिट्स दोनों की कंपनी है, इसलिए परफेक्ट कंपनी है सीखने के लिए। तो आपको कब कब चेंज करना चाहिए? तो कम से कम साल में एक बार तो चेंज करना ही चाहिए, एटलीस्ट वंस ए ईयर। आपने एक बार वर्जन 1 लॉन्च कर दिया तो आप साल में 2 से 4 बार कुछ न कुछ नया लॉन्च कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं आप? नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट में नए फीचर्स लॉन्च कर सकते हैं, नए रीडिज़ाइन कर सकते हैं, या तो नए अपडेट्स ला सकते हैं। और जो भी चीज़ें डालें, अब ऐसा कुछ डालें जो कुछ ऐसा हो कि लोगों का अटेंशन को ग्रैब कर सके, कुछ नया, कुछ रेडिकल। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप छोटी कंपनी है कि बड़ी कंपनी है। इस चीज़ को पढ़ने के बाद, समझने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हमारे कोर्सेज में ईयरली हार्ट बीट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, सम चेंज होना चाहिए, सम विजिबल चेंज। थैंक्स टू टोनी फिडल। वो बोलते हैं चाहे आप हार्डवेयर की कंपनी हो, B2B कंपनी हो, B2C कंपनी हो, आपका एक रिदम होना चाहिए और एटलीस्ट वंस ए ईयर रिदम होना चाहिए। या तो कोई ना कोई रिदम तो होना चाहिए। अगर रिदम नहीं है तो आपका प्रोडक्ट जिंदा नहीं है। इंसानों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप चीज़ों को बार बार बदलेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, और अगर आप नहीं बदलेंगे, कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, तो वो क्या करेंगे? भूल जाएंगे। अरे अच्छा, ये भी कंपनी है क्या, मेरे पास है क्या उसका प्रोडक्ट? और अगर बार बार बदल रहे तो अरे यार ये बेकार कंपनी, समझ में नहीं आता कैसे यूज़ करें इसको। ये दिमाग है, इंसानों का दिमाग है। तो आप चाहें तो साल में एक बड़ा लॉन्च करें और 1 से 3 आप छोटे छोटे लॉन्च कर सकते हैं। तो इन लॉन्चिंग को हम समझ सकते हैं थ्रू एप्पल। एप्पल का जो सबसे बड़ा एक्सटर्नल हार्ट बीट होता था, जो लॉन्चिंग होती थी, वो होता था एक थंप के साथ, एक बड़ा सा अनाउंसमेंट के साथ। कब होता था? सैन फ्रांसिस्को में हर साल एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस होता था। इस इवेंट से पूरी कंपनी का पेस ड्राइव होता था। सब बोलते थे अरे यार आने वाला है, जल्दी आने वाला है, मैकवर्ल्ड आने वाला है, कुछ ना कुछ करो, लॉन्चिंग करो, दिखाएंगे क्या पब्लिक को, क्या वही चीज़ दिखाएंगे? जैसे नहीं लड़कियां शादी के लिए बोलती वही कपड़ा पहनेंगे, अरे लॉन्चिंग होने वाली है, कुछ कुछ करो। सब लोग ये कहते थे जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट हैं वो मैकवर्ल्ड में तो होने ही होने हैं। और मैकवर्ल्ड कब होता था? हमेशा जनवरी में होता था। कोई गैस कर सकते हैं जनवरी में क्यों होता था? मेरे को भी लगा जनवरी क्यों, और ये पॉइंट आउट क्यों कर रहा है? उस समय जहां कहीं पर भी मैकवर्ल्ड ऑर्गेनाइज किया जाता था, वो सब जगह जो उनको मिलते थे वो सस्ते होते थे, और जो लोग भी ऑर्गेनाइज करते थे वो भी सस्ते मिलते थे। क्यों? न्यू ईयर खत्म हो गया, लोग ट्रैवल करके अपने काम धाम पे जा चुके हैं, तो हवाई जहाज की टिकट्स और जो भी वहाँ पर जगह होती थी वो सब सस्ती हो जाती थी। और उस समय मैकवर्ल्ड कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं था, छोटा सा इवेंट था।
90s में एप्पल बेचारा बहुत परेशान था और उसके कस्टमर बेस भी बहुत कम थे। और जनवरी के टाइम पे कौन आएगा? जो गीक्स होते थे, जो थोड़े बहुत गीक्स जो पसंद करते थे एप्पल के नए प्रोडक्ट को, वो लोग आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं, उसी से हमारा काम चल जाएगा। इसलिए स्टीव जॉब्स ने क्या डिसाइड किया? कब होगा? जनवरी में होगा, क्योंकि उस समय सस्ता मिलता है सब कुछ। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज, आपको याद है अमेजॉन भी ऐसी सोचती थी, दरवाजे को यूज़ करती थी टेबल की तरह। लेकिन इसका एक और मतलब होता है, जिस समय सबकी छुट्टियां होती है, न्यू ईयर ईव होता है, उस समय एप्पल के एम्प्लॉयज़ क्या नहीं ले सकते थे? नो छुट्टीज। जो कुछ भी करना है सब कुछ जनवरी 1 तक कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप एप्पल कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके परिवार को पता है भैया ये क्रिसमस में और हैप्पी न्यू ईयर में, थैंक्सगिविंग में तो मिलेगा ही नहीं, हम लोग को दिखेगा नहीं। और जितने भी टीम वाले थे वो सब के सब, ये जो इवेंट हो जाता था उसके बाद अपनी आंखें खोल करके बड़े विजेता की तरह बाहर निकल के आते थे कि हमने मैकवर्ल्ड में लॉन्चिंग कर दिया, बड़े खुश होकर के। और ये चीज़ कब तक चला? साल दर साल, बहुत सालों तक चला, चलता रहा। कब तक चला? जब तक कि स्टीव जॉब्स ने ये नहीं कह दिया बंद करो। अब उसने कहा कि अब मैकवर्ल्ड की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम बहुत बड़ी कंपनी हो गए हैं, अब हमको अपनी एक नई हार्ट बीट चाहिए। अच्छा, वो उसको ये चीज शुरू से पता थी कि हार्ट बीट चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सीडेंट नहीं होता। 3 इवेंट्स हुआ करते थे इनके पास। सबसे पहला जनवरी में मैकवर्ल्ड, और उसके बाद एक होता था WWDC कॉन्फ्रेंस, जो कि जून में होता था और फिर सितंबर में होता था। जनवरी, जून और सितंबर, अपने को भी कम से कम 3 इवेंट्स करने चाहिए। तो इनकी जो नई हार्ट बीट थी वो ये थी कि मार्च में इनके छोटे छोटे अनाउंसमेंट होते थे मैकवर्ल्ड में, जो शुरू में बड़े बड़े होते थे। उसके बाद WWDC में गर्मियों में बड़े बड़े अनाउंसमेंट होते थे, और उसके बाद अगर कोई और छोटा मोटा अनाउंसमेंट है तो वो सितंबर में होते थे। अब एप्पल के पास इतना काम है, इतना अनाउंसमेंट है कि वो लोग मार्च में भी, जून में, सितंबर में, अक्टूबर में, और जब भी छुट्टियां होती हैं उससे पहले भी इनके पास ढेर सारा अनाउंसमेंट्स होता है। और अनाउंसमेंट के जरिए हम क्या करते हैं? एक तो अपना रिदम सेट करते हैं, नहीं तो टीम काम नहीं करेगी, आराम करेगी। और दूसरा, अपनी नैरेटिव सेट करते हैं, अपनी ब्रांडिंग सेट करते हैं। और उसके बाद ये डिसाइड कर लिया भाई जनवरी में सबको आराम करना है, छुट्टी चाहिए सबको। लेकिन बदकिस्मती से, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, आप अपनी हार्ट बीट बहुत बार खुद सेट नहीं कर पाते। कभी कभी आपको अपना कॉन्फ्रेंस दूसरों की कॉन्फ्रेंस के हिसाब से सेट करना पड़ता है। जैसे एयरबीएनबी शुरू में वो क्या करते थे, जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते थे वहाँ जा कर के अब टैक्सी और एयरबीएनबी, उनके साथ वो अपनी मार्केटिंग डील्स किया करते थे, ऑफर्स दिया करते थे। सेम चीज़ अप्लाई करती है उबर के साथ। वो भी जहाँ जहाँ बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते थे वहाँ पर अपने एड्स किया करते थे, बड़े बड़े अनाउंसमेंट किया करते थे। और एप्पल के साथ भी ये हुआ, और आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होगा कि आपका अनाउंसमेंट दूसरों के अनाउंसमेंट के चारों तरफ घूमेगा, ऑर्बिट करेगा। कैसे? बहुत टाइम तक जो मैकिन्टॉश था, इनका मैक, वो काम करता था IBM, इंटेल और मोटोरोला के विम्स पर। विम शब्द जुनुगा में आया है, ई सेंटर इज विम, नखरे, विम्स एंड फैंसी। IBM, मोटोरोला और इंटेल, WHIM, विम। तो IBM, मोटोरोला और इंटेल के विम पे क्यों? क्योंकि ये लोग एप्पल के लिए क्या बनाते थे? प्रोसेसर्स बनाते थे। अगर नया प्रोसेसर अभी तक नहीं आया तो उनका नया मैक भी नहीं आएगा। और इसीलिए जो मैकिन्टॉश था वो इंटेल पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि वो सबसे कम अनरिलायबल था। मतलब बाकी जितने भी हैं, IBM है चाहे मोटोरोला है, वो सभी अनरिलायबल थे, टाइमली कोई देता नहीं था। लेकिन सबसे कम डिले यही लोग करते थे, इंटेल वाले। लेकिन इंटेल भी 100% प्रेडिक्टेबल नहीं था, और ज़रा सा भी कुछ बदलाव इंटेल में हुआ, इसका मतलब सब कुछ टूट जाएगा, सब कुछ बदलेगा एप्पल में। तो एप्पल को अपना खुद का हार्ट बीट सेट करने के लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उनको रिलाई करना पड़ता था बाकी इंटेल के ऊपर। और टीम भी बेचारी हमेशा परेशान रहती थी। एक तरफ कस्टमर्स परेशान रहते थे और दूसरी तरफ टीम, क्योंकि इंतजार कर रहे हैं जब वहां से हमारा प्रोसेसर आएगा तब हम अपने मैक के ऊपर काम करेंगे। तो एप्पल जैसे बोलते थे, स्टीव बोलते थे, हमें अपना खुद का रिदम बनाना चाहिए। तो एप्पल ने कहा ठीक है, अब हम खुद का प्रोसेसर भी हम खुद ही का बनाएंगे। केवल यही एक तरीका है कि हम अपनी दुनिया बना सकते हैं प्रेडिक्टेबल। ये वर्ड ध्यान रखिएगा। अगर आपको हार्ट बीट सेट करनी है तो आपकी लाइफ में और आपकी कंपनी में होनी चाहिए प्रेडिक्टेबिलिटी। क्या होनी चाहिए? प्रेडिक्टेबिलिटी। और इस दुनिया में लोग प्रेडिक्टेबल वर्ल्ड से ज़्यादा कोई और चीज़ पसंद नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि, हम लोग ऐसा बिलीव करना चाहते हैं कि हम लोग बहुत स्पॉन्टेनियस लोग हैं,
फन लविंग लोग हैं, चीज़ों को बदलना और एक्साइटिंग तरीके से चाहते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लोगों को लगता है कि हम अपनी हैबिट्स को तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग किस चीज़ के क्रीचर हैं? रूटीन के क्रीचर हैं। जब हमको पता चल जाता है कि कल क्या होने वाला है तो हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। इंसान को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है अपनी लाइफ को और अपने प्रोजेक्ट्स को प्लान करने के लिए। प्रेडिक्टेबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपको बताती है कब अपना मुंडी नीचे करो और काम करो, और कब मुंडी ऊपर करो और लोगों के साथ डिस्कस करो कि क्या हो रहा है, और कब आप लोगों से ये पूछो कि भैया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अब दूसरी थोड़ी मुश्किल चीज़ है, बारीक चीज़ है, ये आप दोनों के लिए नई चीज़ है, मेरे लिए भी बहुत नई चीज़ है, बट अब हमको करना होगा। इसको बोलते हैं कोडिफाइंग। क्या बोलते हैं? कोडिफाइंग। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को कोडिफाई करनी होगी। हमको लिविंग डॉक्यूमेंट्स चेक पॉइंट के साथ, माइलस्टोन्स को, स्केड्यूल्स को, प्लान्स को, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ को, और जो भी चीज़ें हम लोगों को पढ़ाएंगे वो सब कुछ कोडिफाई करना होगा। देखिए, अभी हम लोग का जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनका अल्ट्रासाउंड जिनका होता है, जो प्रेगनेंसी वाले पेशेंट्स होते हैं, उनका हम एक फॉर्म F भरवाते हैं। फॉर्म F, तो फॉर्म F क्या है? एक कोडिफिकेशन है। उससे क्या होता है? कोडिफिकेशन से चीज़ें आसान हो जाती हैं। इस समय गवर्नमेंट में कम से कम 100 अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं। मैं बोलूँगा एक फॉर्म ले आओ यार। किस चीज़ का? जेनोगा के स्टूडेंट्स का, जो बम्बई का अटेंड किए थे प्रोग्राम, जो पहले दिन आए थे और दूसरे दिन नहीं आए थे। इस चीज़ को बताने के लिए मैं आपको बोल सकता हूँ वो फॉर्म डी ले आओ, ये फॉर्म डी सबसे भरवा लो। तो आप प्रेडिक्टेबिलिटी के जरिए अपने प्रोडक्ट को कोडिफाई कर सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को कोडिफाई कर सकते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, आपने वर्जन 1 बनाया, वर्जन 2 बनाया, या एक नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया और आपके पास पहले का एक्सपीरियंस है, तो उसमें आपके जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे उसको आप कोडिफाई करते हैं, उसका नाम सिंप्लीफाई करते हैं। जब मैं वीडियोस बनाता हूँ रोज़, तो मैं उसके एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें नाम लिखता हूँ मैं Z1, WBX1। तो ये वर्ड्स कोडिफाई है, ये कोड है उसके। समझ में आ रहा है? प्रेडिक्टेबिलिटी के जरिए, कोडिफिकेशन के जरिए आप एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें कि चेक पॉइंट्स होते हैं, उसमें माइलस्टोन्स होते हैं, उसमें स्केड्यूल्स होते हैं, और उसमें प्लान्स होते हैं दैट ट्रेन्स न्यू एम्प्लॉयज़। और ये सब क्या करते हैं? ये सब नए नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं, और जो भी नए नए एम्प्लॉयज़ उनको टीच करते हैं। आज तुम्हारे अमन भाई गए SAP लैब्स में काम कर रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? वो सब कोडिफिकेशन के जरिए होता है। बिकॉज जो भी पिछले 20, 25, 30 सालों का एक्सपीरियंस है, उसको यूज करके कैसे चीज़ों को आसान किया जाए, उसको बोलते हैं कोडिफिकेशन। और कैसे नए लोगों को बहुत आसानी से पुराने के साथ स्ट्रीमलाइन किया जाए, अलाइन किया जाए, यही होता है यूज ऑफ कोडिफिकेशन। मैंने कहा ना, हम लोगों ने कभी किया नहीं इसलिए पता नहीं है। एक तरह से आप अपने टीम को ये बोलते हैं कि ये तरीका है जो हम करते हैं। जैसे अब यहाँ पर है, आप आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? कैमरा सेट करते हैं, माइक निकालते हैं, टेबल साफ करते हैं। तो ये चीज़ एक बताता है तरीका, ये हम ऐसे करते हैं। इस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को बिल्ड करते हैं। अल्टीमेटली प्रेडिक्टेबिलिटी वो चीज़, वो तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी डेडलाइंस बनाते हैं। आप प्रेडिक्टेबल कर रहे हैं कि बॉस, हमने पिछला वाला प्रोजेक्ट ऐसे बनाया था, उसको 18 महीने में कर दिया था, और ये स्टेप्स थे। इसका मतलब ये स्टेप्स अगर हम फॉलो करते हैं तो अगले 18 महीने में हम नया प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और जब भी आप कोई एक्सटर्नल हार्ट बीट सेट कर रहे हैं तो उस रिदम को तोड़ना अवॉइड करिए, किसी भी कीमत पर अवॉइड करिए। मतलब आपने अगर सेट कर दिया है कि इस डेट को हम ये बड़ा इवेंट करने वाले हैं, तो उसको टालिए मत। कभी कभी तोड़ना पड़ेगा, बट कोशिश करिए ना तोड़ने की। जैसे मुझे याद है, कोविड जब आया था उसके पहले मेरा टिकट बुक था बम्बई जाने का, तो कोविड आ गया, फिर टिकट कैंसिल करना पड़ा। तो कभी कभी चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी और चीज़ें रुक जाएंगी, टूट जाएंगी। लेकिन ऐसा होता कब है? अक्सर फर्स्ट वर्जन के साथ, बिकॉज उसमें ढेर सारे अननोन्स होते हैं। ये वो टाइम होता है जब आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, जब आप सब कुछ एक साथ सोचने की कोशिश करें। कोडिफिकेशन में ये बहुत आसान हो जाता है, सब कुछ एक साथ नहीं सोचना है। सबसे पहले ये सोचना है, उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट सोचना है, क्योंकि आपने पहले से एक्सपीरियंस है। जैसे आजकल जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ बैंगलोर और बॉम्बे का, उसमें मुझे 4 काम 5 काम एक साथ करना पड़ रहा है। एक तरफ मार्केटिंग करना पड़ रहा है, एक तरफ जो एक्चुअल प्रोग्राम में करूँगा वो देखना पड़ रहा है। फिर लोग पूछ रहे हैं सर खाने का इंतजाम रहेगा कि नहीं रहेगा, रहने का इंतजाम रहेगा कि नहीं रहेगा, पैम्पलेट और फोल्डर्स कैसे बनेंगे,
तो सब कुछ एक साथ सोचना पड़ रहा है। बाद में ये सब चीज़ें कोडिफाई हो जाएंगी और चीज़ें क्लियर आसान हो जाएंगी। लेकिन एक बार आपने प्रोसेस सही बना लिए हैं और आपका पहला वर्जन निकल गया बाहर, तो आपकी जो हार्ट बीट है वो रिदम में आ जाएगी और फिर वो आपकी हार्ट बीट स्टेडी हो जाएगी। स्टेडी मतलब रेगुलर रिदम से आ जाएगी। और जब आप V2 लॉन्च करेंगे तो जो आपने सोचा है टाइम, वो ऑन टाइम हो जाएगा और हर कोई, आपका टीम, आपका कस्टमर और आपके प्रेस, हर कोई उस रिदम को फील कर पाएंगे। समझ में आया? तो ये था हार्ट बीट एंड हैंडकफ। हम लोग अभी कोई प्रोडक्ट तो बना नहीं रहे हैं फिलहाल। आप लोग, मैं काम कर रहा हूँ, मैं लाइव सेशंस पे काम कर रहा हूँ, मैं कोर्सेज पे काम कर रहा हूँ, बट दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज़ कम्प्लीटली शिफ्टेड माई पर्सपेक्टिव। आई एम थैंकफुल टू टोनी फेडल, वेरी मच थैंकफुल। इसके पहले तक मैं सोच नहीं रहा था, अब मैं इसके थ्रू ही सोच पाऊंगा। इसने एक नया चश्मा दे दिया मुझे इसके थ्रू देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपको भी इससे कोई वैल्यूबल चीज़ मिली है तो कमेंट करके बताइएगा, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और ज्वाइन कर लीजिए।